जय हिंद दर्शकों। आपका एक बार फिर जीएस इन हिंदी में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये नया साल आपके लिए मंगलमय हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और जो जो आपने चीजों की कभी सोची है वो आपको प्राप्त हो। आज का ये शो मेरे लिए दो कारणों से बहुत ही अहम और खास है। पहला कि ये नए साल 2025 का पहला शो है मेरा जीजन हिंदी पे। और दूसरा, आज मैं ऐसे शख्सियत से बात करने जा रहा हूं जिन्हें मैं दशकों से जानता हूं, जो मेरे लिए एक आइडल हैं, क्योंकि जब मैं फौज में सेना में कमीशन हुआ, अपनी रेजिडेंट में गया, तब ये उप कमान अधिकारी या सेकंड कमांड थे, और जिस तरह से ये प्रोफेशनली पर्सनली अपना कंडक्ट करते थे, उसने बहुत बड़ी छाप छोड़ी है मेरे पे। और मैं बचपन से ही जानता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी भी उसी रेजिमेंट में थे, तो मेरा इनके साथ दशकों लंबा साथ है। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कर्नल एवी मधोलकर को, जो कि आज हमें एक बहुत ही अहम विषय के ऊपर कई चीजें बताएंगे कि पूना का भारतीय सेना के साथ क्या लिंक है, क्या जोड़ है। और जो भारतीय सेना की वार्षिक आर्मी डे परेड है, वो इसी साल 15 जनवरी को पूना में होगी। इसके बारे में भी काफी वो रोशनी डालेंगे। कर्नल एवी मधोलकर ने अपनी पढ़ाई पूना में की है। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना से की है। ये भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन हुए बॉम्बे सैपर्स में। और इनकी अधिकतम सर्विस नदन और ईस्टर्न सेक्टर यानी उत्तरी और पूर्वी सेक्टर में रही है, जो कि काफी कठिन मानी जाती है भारतीय सेना में। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इन्होंने एक आईटी फर्म का फाउंडेशन की, उसको बहुत अच्छी तरह से चलाया। और उन्होंने यूएई में और श्रीलंका में भी काफी समय बिता है, यूनाइटेड नेशंस के लिए कई टास्क किए हैं। और आजकल कर्नल मधोलकर एक एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के डायरेक्टर हैं। कर्नल एवी मधोलकर सर, आपका हार्दिक स्वागत है जीएसडी हिंदी में। जसविंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए आपने बहुत कुछ कहा। वैसे ये तो हर एक फौजी शख्स के लिए आम बात है, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको और आपके सारे दर्शकों को नए साल की शुभकामना देता हूं। और नए साल के आपके पहले शो में मुझे आने का मौका देने पर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच जसविंदर, एंड माय ग्रीटिंग्स सभी आपके दर्शकों के लिए। नए साल की शुभकामनाएं, नया साल मुबारक। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि पूना का भारतीय सेना के साथ क्या लिंक रहा है, क्या जोड़ रहा है, ऐतिहासिक काल से लेके 1947 तक। जब हम इंडियन आर्मी से पूना के लिंक के बारे में सोचते हैं तो हमें अर्वाचीन काल का खाली जिक्र करके नहीं हो सकता। हमें पुराण काल से देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि महाराष्ट्र और इसका जो एरिया है पूना का अलग अलग। पूना एक छोटा सा गांव था, कस्बा था। पूना अभी सेंट्रल प्लेस हो गया है, लेकिन पूना एक छोटा कस्बा था। तो हम जब पूना के बारे में सोचते हैं तो हमें पूरे महाराष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, जिसमें नॉर्दर्न उत्तरी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के लगत वाला कोई सीमा भाग, मध्य प्रदेश का कोई सीमा भाग, ये भी हमें सोचना चाहिए। तो जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमें देखना चाहिए कि ये कब से शुरू हुआ। तो ये वाकाटकाज 6th सेंचुरी एडी, उधर से हमें सोचना पड़ेगा। वाकाटकाज थे, वाकाटकाज के बाद में यादवास थे, यादवास के बाद में अदर बाकी के भी साम्राज्य थे, जिसमें उन्होंने ये साम्राज्य बढ़ाया। अभी उस समय का जो कॉन्सेप्ट था वो अलग था। उधर आर्मी, स्टैंडिंग आर्मीज ऐसी राजा महाराजाओं के पास में नहीं होती थी। तो उन दिनों उन्होंने किसान लड़वैया, इस तरह का कॉन्सेप्ट रखा हुआ था। तो अपने टाइम में ये
खेती करते थे। खेती करने के बाद में जब कैंपेनिंग का समय आता था, तो राजा महाराजा इनको गठन करके अगले अपने कैंपेन के ऊपर या किसी मुहिम के ऊपर चल पड़ते थे। तो ये परमानेंट टाइप का जो आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी जो कहते हैं जिसको, उस समय उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसका थोड़ा बहुत गठन जो है जब बहामनी राज्य यहाँ, बहामनी साम्राज्य इस एरिया में हुआ। बहामनी साम्राज्य 1200 के करीब का है, एडी 1200 एडी के करीब का है। हसन गंगू नाम का जो आदमी था, उन्होंने राजा था, उसने ये साम्राज्य किया था। इस हसन गंगू के साम्राज्य से 5 शाहियां पैदा हुई। जब इसका साम्राज्य, बहामनी साम्राज्य खालसा हो गया, तो ये 5 हिस्सों में बटा। 5 हिस्सों में था, आजकल के जमाने में जो हमें मालूम है उसके हिसाब से, एक था निजाम शाही, एक शाह आदिल शाही, तीसरा था इमाद शाही, चौथा था बरीद शाही, और पांचवा था कुतुब शाही। तो ये सारा एरिया बहामनी राज का था, जो मैंने पहले बताया आपको, जो एरिया था। ये इन शाही ने अपने आप में डिवाइड कर लिया। जैसे आदिल शाही अहमदनगर में थी, ये निजाम शाही और जगह थी, बरीद शाही, कुतुब शाही ये आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर इस तरह से ये फैली हुई थी सारी। तो इनमें से 3 प्रोमिनेंट सिर्फ फिर बाद में रह गई। इमाद शाही वॉज इन नागपुर साइड, नागपुर साइड में वो था। तो इनका जो है, जब धीमे धीमे इन्होंने अपनी स्टैंडिंग आर्मी रखना शुरू किया और इधर के लोकल लोगों को एज एन एम्प्लॉय उन्होंने कहना शुरू किया, जबकि एक्चुअल आर्मी का कॉन्सेप्ट फॉर्म हुआ इन लोगों की स्टैंडिंग आर्मी से। फिर भी ये पूरे तरीके से नहीं था। सारे लोकल लोग जो थे, इधर के रहवासी थे, वो उसमें शामिल नहीं होते थे। तो ये इन्होंने बाहर से आए लोग, जो जिन्होंने भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण किया था, उनमें से जो स्टैंडिंग आर्मी थी वो उनमें से थी। अभी इस समय जो उदय हुआ है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले मराठाओं का राज्य, ये कॉन्सेप्ट सामने रखा। और इस साम्राज्य को स्थापन करने के लिए, इस राज्य को स्थापन करने के लिए उन्होंने पहली बार मराठाओं की आर्मी गठन करी। जब मैं मराठाओं की आर्मी कहता हूं तो उसमें मराठाज नहीं थे खाली, लोकल जितने भी लोग थे, जिसमें मराठा है, कुणबीज है, मुसलमान थे, ये वो सारे जाति जमाती के लोग थे अलग अलग, जिनको उन्होंने गठित करके पहली बार अपनी आर्मी करके खड़ी करी। जो अंग्रेजों ने भी उसको समझ लिया। हेनरी ऑक्सेंडन जो है, वो आया था उनके राज्याभिषेक के टाइम पर, उसने भी ये इसकी नोंद करके रखी है कि दे शिवाजी राजा वॉज द फर्स्ट किंग, पहला राजा था जिसने मराठाओं की आर्मी फॉर्म करी। और इन्होंने मुगलों को, निजाम को, आदिल शाह को, सबको परास्त कर दिया और उनसे अपना एक छोटा स्वराज्य जो कहते हैं आज, जिसको हम सारे स्वराज्य कहते हैं, उसको तैयार किया। इसके लिए उनको ये सारा इधर का लोकेशनल एडवांटेज था, जो इधर की भूमि है, जो सह्याद्री के पर्वत हैं, उनमें से जो गढ़ किले हैं, तो उनका उनको बहुत फायदा हुआ। उन्होंने उसका अच्छी तरह से फायदा होते हुए, लेते हुए, गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने इनसे अपनी जमीन छीन ली, अपने लिए एक स्टैंडिंग आर्मी खड़ी करी। जो मैं कहता हूं आज के लिए, यहां से जितनी भी आर्मी खड़ी हुई है, वो इसका बेस इधर हमें समझ में आता है। तो अभी हमें थोड़ा सा एक्सेलरेट करके हम आगे जाएंगे। उनके बाद में छत्रपति संभाजी महाराज हुए, उसके बाद में छत्रपति राजाराम महाराज आए। अभी उस समय ये था कि औरंगजेब यहां आया, लेकिन मराठास का ऑर्गेनाइजेशन इतना स्टर्डी रहा है कि औरंगजेब को पूरी तरह से मराठों को कैप्चर करना पॉसिबल नहीं हुआ, उनको उसकी शक्यता हुई नहीं। अल्टीमेटली 27 साल कैंपेनिंग करा औरंगजेब ने महाराष्ट्र में, और अल्टीमेटली औरंगाबाद जो अभी छत्रपति संभाजीनगर कहलाता है, उसके पास में खुलताबाद में उसका
मृत्यु हुआ। उसकी समाधि आज भी उधर है, लोग जाते हैं औरंगजेब की समाधि देखने के लिए। दौलताबाद किले के बेस में वो समाधि है उसकी, औरंगजेब की। एनीवे, वो होने के बाद में यहां हम देख सकते हैं कि यहाँ पेशवाज का राइज हुआ। पेशवाज वेर द प्राइम मिनिस्टर्स टू द भोसलाज। भोसलाज रिमेन्ड एज छत्रपति, द किंग, द एम्परर। लेकिन उनके जो पेशवाज थे, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये आर्मी सरदार गठित किए अच्छी तरह से, और उन्होंने बेड़ा उठा लिया ये साम्राज्य फैलाने का। एंड पेशवाज को हमें इसके लिए बिल्कुल ये देना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने पहली बार एक अपना जो लोकल लोकल म्हणजे इधर के जो लोग थे, भारतवर्ष के लोग थे, उनका साम्राज्य जो है वो अटक तक उन्होंने किया। जो मुगलों को भी शक नहीं हुआ था, मुगलों को कभी भी इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना पॉसिबल नहीं हुआ था जितना पेशवाज ने खड़ा किया था। आज भी अगर आप उनका मैप देखेंगे, पेशवाज का साम्राज्य स्टार्टेड विथ सदाशिवराव भाऊ पेशवा, बाजीराव पेशवा, सवाई बाजीराव, और इनका जो अगर आप देखेंगे गठन, तो वो जो है वो सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। आज तक भारतवर्ष में इतना बड़ा एथनिक, अपने लोकल लोगों का साम्राज्य कहीं नहीं खड़ा हुआ। तो मैं सोचता हूं कि ये जो आर्मी है, ये बेसिक अपनी इंडियन आर्मी जो है शुरू हुई, इनके पास में फिर सरदार थे। सरदार कौन कौन थे आज की तारीख में आपको भी पता, मुझे सिंधियाज थे। सिंधियाज एस्टेब्लिश्ड इन ग्वालियर। होलकर्स थे, होलकर्स एस्टेब्लिश्ड देयर थिंग इन इंदौर। गायकवाड़ थे, गायकवाड़ एस्टेब्लिश्ड इन बड़ौदा। नेवालकर थे, नेवालकर एस्टेब्लिश्ड इन झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनका जो ये है क्लैन है वो। तो इस तरह से इन्होंने, पेशवाज ने इनको अपने क्या कह सकते हैं, सरदारों को वहां के मंत्री के हिसाब से उनको ये दे दिया। और जो मुगल सम्राट हम जिसको कहते हैं, वो भी पेशवाज की परमिशन से राज करता था दिल्ली में, ये मानने वाली बात है। तो ये जो है, ये ब्रिटिशर्स ने समझ ली थी कि अगर हमें कुछ करना है, अगर हमें कुछ साम्राज्य करना, बिकॉज ब्रिटिशर्स के पहले से ही आंखें भारतवर्ष के ऊपर थी। और जब उनको ये एहसास हुआ था कि अगर हमने कुछ करना है तो हमें इस आर्मी को परास्त करना है, इनको जीतना है। अगर हम इनको जीत सकते हैं तो ही हम यहाँ कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। दूसरा, ऑफ कोर्स, उनका मेंशन जरूरी है इसमें, दूसरा जो जिसके लिए ब्रिटिश डरते थे, वो है टिप्पू सुल्तान साउथ में। ये दो ही थे जिनसे ब्रिटिश डरते थे, और जिनका कॉग्निज मतलब जिसका ये देते थे कि भाई इनको हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये सोच करके जब पेशवाज में, फॉर वॉट एवर रीजन्स, पेशवाज में उतने कैपेबल पेशवा आए नहीं सवाई माधवराव के बाद में, और फिर उसका फायदा लेकर के ब्रिटिश लोगों ने इसमें अपना प्रवेश कर लिया। और प्रवेश करने के बाद में उन्होंने एक लड़ाई में इनको जीत लिया था। किनको? पेशवाज को। वो 1818 में हुआ। और 1818 में पहली बार ब्रिटिशों ने मुला नदी के वेस्टर्न बैंक के ऊपर, मुला के वेस्टर्न बैंक के ऊपर अपना पहला गैरिसन खड़ा किया। और उस गैरिसन में उन्होंने लोकल लोगों के समेत बाकी भी भर्ती किए लोग, उनके सॉरी उनके लोगों के समेत लोकल लोगों की भी भर्ती करना शुरू किया। तो मेरे हिसाब से जो है, इंडियन आर्मी की जो शुरुआत पूना के साथ में जो रही है, वो इस तरह से स्टार्ट हुई है। फिर गायकवाड़ में भी, होलकर्स ने भी, सिंधिया ने भी थोड़े बहुत कभी फ्रेंच के पास में गए, कभी ब्रिटिशर्स के पास में गए, वो करके, लेकिन उनका आधिपत्य स्वीकार किया, उनका आधिपत्य स्वीकार किया। और इन स्टेट फोर्सेस, आपको मालूम है, स्टेट फोर्सेस को भी ब्रिटिशों ने लोकल उनकी रेजिमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया था, उनकी बटालियन में कन्वर्ट कर दिया था। तो पूना का जो लिंक है वो यहां से स्टार्ट होता है, लोकल लोगों को लेकर के। फिर उन्होंने इसके बीच में अलग अलग महार बनाए,
मराठास बना दिए, और भी लोग बना दिए। इस तरह से उन्होंने इसकी बटालियन गठित करी। तो पूना का गैरिसन जो है वो सबसे बड़ा गैरिसन तैयार हुआ। और ये जो पूना की लिंक है वो वहां से स्टार्ट हुई। और वहां से स्टार्ट होने के बाद में ब्रिटिशों ने पहली बार भारत में 4 कमांड एस्टेब्लिश कर दिए थे। तो 4 कमांड थे। एक था मद्रास, दूसरा था बॉम्बे, तीसरा था दिल्ली, और चौथा और एक था कैलकाटा पॉसिबली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें जो बॉम्बे का जो कमांड था वो उन्होंने सदर्न कमांड के ईस्ट में पूना में एस्टेब्लिश कर दिया। और वो पूना में एस्टेब्लिश होने के बाद में सब्सिक्वेंटली उसको सदर्न कमांड माना गया, जिसके अंडर में आज भी नियरली 41% भारत का लैंड मास जो है वो सदर्न कमांड के अंडर में है। और ये इस तरह से ट्रांजिशन होते होते हम आज तक इसमें आए हैं। अभी सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसमें हम ब्रिटिशों ने मराठास और इनका काफी इसमें क्या बोलते हैं तादाद में इस्तेमाल किया। और हमारे लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से लड़ाइयाँ लड़ी हैं। यूरोप में लड़ी हैं, मेसोपोटामिया में लड़ी है, सभी जगह लड़ी है। जिसके लिए हमारे अलग अलग बटालियंस के पास में उधर के क्या बोलते हैं थिएटर ऑनर्स, बैटल ऑनर्स भी हैं। तो ये जो है ये इसकी शुरुआत जो है वो इस छोटे से पेशवाज के कैप्चर के बाद में हुई है। तो ये पूना का उनके साथ में सबसे बड़ा रिश्ता है। इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा रिश्ता पूना में इस हिसाब से है। पूना में उन्होंने, तो मैं कह रहा था इधर से जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ यही इसका इम्पोर्टेंस समझ करके ब्रिटिशर्स ने यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भी लगाई, जिसमें इंपॉर्टेंट एमिनिशन फैक्ट्रीज थी, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हैं। तो पूना के साथ में इस पूना में सदर्न कमांड के अलावा ब्रिटिशर्स ने और भी बाकी एस्टेब्लिशमेंट कर दिए, जो हमने अभी बाद में हमें मालूम है जिसके बारे में। तो ये इस तरह से पूना का बहुत पुराने साल से जो ये है, तो 47 तक या आगे तक जैसे आप कह रहे हो आज तक ये पूना का रिश्ता रहा है कि पूना वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ a major part of British army also on the south, and it was instrumental in ये सबसे ज्यादा अहम था उनका साम्राज्य जो है साउथ में दक्षिण की तरफ बढ़ाने में। पूना वॉज देयर इंपॉर्टेंट प्लेस। तो ये पूना के साथ में उनकी आर्मी और इधर की आर्मी इसका इस तरह से लगाम रहा है। और हमने जो अभी जैसे बात करी थी, तो इसका उगम जो है इधर का, तो ये राजाओं की स्टेट फोर्सेस और इसके समेत हुआ है, जिसका छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के आज तक ये स्टैंडिंग आर्मी जो है इसका पूना के साथ में इस तरह से लगाम रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक वेरी इंपॉर्टेंट एंड अनलिस्टेड, के भाम्बुर्डा जिसको आज पूना में सभी लोग शिवाजी नगर करके जानते हैं, वहां शिवाजी महाराज ने उन दिनों की तोपें बनाने की फाउंड्री लगा दी थी। सो उन्होंने उस समय से लेकर के आज तक ये भी पूना में बनता था। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इस तरह से पूना का इंडियन आर्मी के साथ में बहुत पुराना लिंक है, और ये लिंक अभी कंटिन्यू है। सर आपने बहुत दिलचस्प बातें बताई और सच में मेरे को बहुत सीखने को मिला, और मेरे को उम्मीद है दर्शकों को भी आपके इन चीजों से जो आपने इतना विस्तार से बताया बहुत सीखने को मिला होगा। धन्यवाद सर, आपने बहुत बढ़िया तरीके से मेरे प्रश्न का आपने उत्तर दिया। सर मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि हमें आप थोड़ा बताइए बीजी सेंटर के बारे में जो किर्की में है और जहाँ पे ये वार्षिक आर्मी डे परेड 2025 होने वाली है 15 जनवरी को इसकी माई। बीईजी बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप, ये एक भारतीय लश्कर की आर्मी की एक अहम टुकड़ी है, जिसकी बड़ी सारी रेजिमेंट्स हैं। और इंजीनियरिंग स्किल्स में बीईजी का बहुत ही अहम योगदान है सारे इंजीनियर टास्क के बीच में। इसको बताने के लिए मैं कहूंगा कि ये इसकी सबसे पुरानी जो रिकॉर्ड है वो 1777 का है।
1777 में बॉम्बे लास्कर्स करके जो पहले एस्टेब्लिश हुए थे, बॉम्बे लास्कर्स करके, तो ये लास्कर्स से ये शुरुआत हुई है। और बॉम्बे लास्कर्स का 1820 में फिर जाकर के सैपर्स एंड माइनर्स में गठन हो गया। और सैपर्स एंड माइनर्स का गठन होने के बाद में, आपको जिस तरह से पता है, सैपर्स और माइनर्स को युद्ध भूमि में अलग अलग तरह की इंजीनियरिंग के टास्क दिए जाते हैं। माइन से लेकर के आपको डेमोलिशन तक सब कुछ करना पड़ता है। बैरकें बांधने से, फेंसिंग करने से, सारे काम करने पड़ते हैं। पुल लॉन्च करने पड़ते हैं, पुल निकालने होते हैं, दुश्मन की भी तबाही करनी होती है। ये सारा काम जो है, ये सैपर्स एंड माइनर्स को करना पड़ता है। और वो बॉम्बे सैपर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। बॉम्बे सैपर्स में और कहने की तो, आज की तारीख में आप बॉम्बे सैपर्स को बहुत सारे क्या बोलते हैं इसके, बैटल ऑनर्स और थिएटर ऑनर्स भी मिले हैं। क्योंकि राइट अप टू कारगिल वॉर तक हमने इनके साथ में काम किया है। 108 इंजीनियर रेजिमेंट को आपको पता है। इसमें कहने की बात सबसे बड़ी ये है कि बॉम्बे सैपर्स का जो गठन हुआ है, उसको भी लोकल लोग, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन में से इनको चुना गया। और ब्रिटिशर्स ने जब इसको गठित किया तो उन्होंने दो तरह के लोग उसमें शामिल कर दिए। एक जो थे, पार्टली सर सिख थे, और दूसरे थे मराठे थे। ये दोनों का गठन करके इन्होंने किया। ये मैं सोचता हूँ ये भारतीय आर्मी का एक सबसे अच्छा क्या बोलते हैं, सेक्युलर दिखाने का ये बहुत अच्छा तरीका था, कहो, या ये था कि है आज की तारीख में भी, कि हम इतने इसमें अलग अलग दो जगह से आए हैं, पंजाब से आए हैं और महाराष्ट्र से आए हैं, और हम इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठे यहाँ काम करते हैं, और हमारा पूरा गठन इकट्ठा है। तो ये बॉम्बे सैपर्स का मैं सोचता हूँ ये सबसे बड़ा अहम योगदान है भारतीय सेना में भी, कि हमने सेक्युलर जो परंपरा है उसको आगे चलाया है। तो बॉम्बे सैपर्स अभी है पूना में। पूना एज, अभी हमने जैसे देखा है, पूना एक सेंट्रल जगह है। तो महाराष्ट्र से आने वाले, साउथ महाराष्ट्र से आने वाले, नॉर्थ कर्नाटका, नॉर्थ महाराष्ट्र, सभी जगह से आने वाले, इनको आने के लिए और ट्रेनिंग के लिए ये सबसे अच्छी जगह थी। इंपॉर्टेंट बात यह है, पूना का लोकेशनल एडवांटेज भी देखना चाहिए कि पूना जो है पूरे सह्याद्री माउंटेन से सराउंडेड है। इतने गढ़ किले ये हैं, जिसमें कि अलग अलग तरह की शिक्षा देने के लिए जो जवान को देनी होती है, अलग अलग किस्म के प्रदेश में काम करने की जो शिक्षा देनी पड़ती है, उसके लिए ये सबसे योग्य का तरह का जो है वो इलाका माना जा सकता है। बॉम्बे ये ग्रुप जो है वो मुठा नदी के, मुड़ा नदी के बैंक्स के ऊपर है, जहां से ब्रिजिंग की ट्रेनिंग है, राफ्टिंग की ट्रेनिंग है। ये जो है ये उनको बड़े अच्छी तरीके से दी जा सकती है, सिखलाई दी जा सकती है। तो ये बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप का जो लोकेशन है ये है। ये सब सारी चीजें देख करके जब बनाया गया तो वी मस्ट, हमें एडमायर करना चाहिए उन लोगों की दूरदृष्टि का, कि इन्होंने इतने अच्छी जगह पे इसको बिठाया। और इनका देखना चाहिए कि किस तरह से ये सेक्युलर फोर्स है कि इन्होंने क्रिएट किया भारत में, जो आज भी अपना नाम अहम जगह पे लेकर के है। तो अभी 15, इसके लिए इनका जो योगदान है वो बहुत भी अहम है। आज की तारीख में पूना में, अभी जब 15 जनवरी के परेड की जब हम बात करते हैं, तो ये खाली आर्मी के लिए है क्या? तो नहीं है। तो ये बाकी सिविलियंस के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ में जो कोई प्रदर्शन हो रहे हैं, जो एग्जीबिशन लगाए जा रहे हैं, ये सिविलियंस के लिए ओपन है। और इनके लिए जो एरिया चाहिए होता है, बड़ा बड़ा एरिया चाहिए होता है, जो ट्रेंड मैन पावर चाहिए होती है इसको लगाने के लिए, दिखाने के लिए, वो आज बीईजी के पास में अवेलेबल है। उसमें से अधिकारी गण से लेकर के यहाँ तक। तो इसलिए ये बीईजी का लोकेशन और ये करके जो बीईजी को चुना गया है, ये बहुत ही
रास्त तरीका, रास्त ये कहूंगा मैं, डिसीजन है। और इसका बीज में बहुत ही अच्छा प्रदर्शनी बीएसजी करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद सर। थोड़ी समय की पाबंदी है, इसलिए मैं आपसे एक आखिरी छोटा प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपने जो अभी बीजे के बारे में बताया वो वाकई में किसी भी भारतीय नागरिक का सीना और चौड़ा करेगा, क्योंकि आपने सही कहा कि हर युद्ध में बॉम्बे सैपर्स ने बहुत अव्वल प्रदर्शन किया है और हमें बॉम्बे सैपर्स पे बहुत गर्व है। सर, मेरा आखिरी छोटा प्रश्न आपसे ये है कि आपकी राय में क्या ये उचित निर्णय था भारतीय सेना का कि 2022 तक जो भी वार्षिक आर्मी डे परेड होती थी वो दिल्ली में होती थी, लेकिन 2023 से भारत के अलग अलग शहरों में हो रही है, जैसे लखनऊ में हुई, बेंगलोर में हुई और अब तीसरी पूना में हो रही। तो आपकी राय में क्या ये भारतीय सेना का ये सही निर्णय है? ये भारतीय सेना का बहुत ही सही निर्णय है। वो इसलिए है कि सिर्फ दिल्ली में इसी के बाद में एक बड़ी परेड होती है जो रिपब्लिक डे परेड की भी होती है, रिपब्लिक डे की भी। अभी इस परेड से सिर्फ और सिर्फ इसका लोगों के साथ में, लेकिन ये आर्मी, नो योर आर्मी, आप आर्मी को अपनी जानिए। आर्मी क्या है, कैसे काम करती है, क्या काम करती है, कहाँ काम करती है, ये लोगों के तक पहुंचाने के लिए अभी हमारे देश में बहुत सारे इलाके जहां अभी तक ये पता ही नहीं है कि आर्मी करती क्या, कैसे करती है, क्या काम करती है। तो इसलिए जब हम ये लेकर के जाएंगे लोगों तक, जब लोगों तक जाएंगे तब ही लोगों में आर्मी के प्रति एक क्या बोलते हैं, रिश्ता निर्माण हो जाएगा। वो होने से लोगों में भी एक ये आएगी कि खाली भर्ती होना और उसके बाद में काम करना ये नहीं है। तो इसमें आर्मी के कई सारे ये क्या बोलते हैं, प्रकार हैं जिसमें शामिल हो सकते हैं, सिविलियन भी शामिल हो सकते हैं। पूना जैसी जगह में करने का और एक बड़ा फायदा है। पूना में आज खाली आर्मी को, लोगों को, बच्चों को इंस्पायर करने के लिए इस आर्मी डे का फायदा है, ऐसे नहीं है। जो शामिल नहीं होंगे, पूना एक एजुकेशनल हब है, बड़ा एजुकेशनल हब है। और वहाँ के जो यूथ है, ये यूथ को इंस्पायर करने के लिए है कि मैं अगर भर्ती भी नहीं हो रहा हूँ तो मैं इंजीनियर बन रहा हूँ या और कोई साइंटिस्ट बन रहा हूँ, तो मैं किस तरह से अपने आर्मी के लिए मेरा योगदान दे सकता हूँ, क्या मेरा स्टार्टअप नया हो सकता है, मैं आर्मी को बढ़ावा देने के लिए क्या डेवलप कर सकता हूँ। ड्रोन से लेकर के अभी टेक्नोलॉजी का कोई अंत नहीं है, एआई का, ये वो। तो ये पूरा जो है, ये आज का यूथ ये देख सकता है। और उसको इंस्पायर करने के लिए ये देश में हर एक जगह पे, आज सिर्फ ये महाराष्ट्र में हो रहा है क्या, नहीं, ये अलग अलग राज्यों में, अलग अलग पूरे देश में ये जो डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको उधर का जो यूथ है, जो उधर के यंग जनरेशन है, जब वो इस आर्मी परेड को देखेगी तो उनके बीच में तो एक ज्वाइन करने का, आर्मी को शामिल होने का तो इंस्पिरेशन आएगा ही। लेकिन उसके अलावा उसके लिए काम करने के जो एवेन्यू, जो मार्ग और उनके लिए है कि आर्मी के लिए और क्या कर सकते हैं, तो वो भी उ- अपने जो यंग जनरेशन है उसको ये पता चल सकता है। उसके लिए वो काम कर सकते हैं। आज की जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी है, पुणे, खाली उसमें ही नहीं तो एक थिंक टैंक करने का यूनिवर्सिटी में, पुणे यूनिवर्सिटी में योर मिलिट्री स्टडीज का डिपार्टमेंट है, जिसमें से जिसमें जाकर के लोग थिंक टैंक के जैसे भी बन सकते हैं, डॉक्टरेट करके, अलग अलग सब्जेक्ट्स में स्टडीज, स्पेशलाइजेशन करके वो आर्मी को इसकी मदद कर सकते हैं। तो ये सिर्फ परेड के हिसाब से ना देखते हुए एक इवेंट के हिसाब से देखना चाहिए, जो आर्मी लोगों के तरफ पहुंच रही है और उसमें लोगों का योगदान कैसे बढ़ सकता है, इसके बारे में सोच सकती है। तो इसलिए बिल्कुल ये सर। बहुत ही अच्छा सर, कदम है, आपने बहुत ही अच्छा आपने कदम। बिल्कुल सही कहा कि इस जगह जगह पे वार्षिक आर्मी डे परेड करने के बहुत फायदे हैं। परेड तो एक छोटा हिस्सा है, लेकिन इसके इतने असीमित फायदे हैं जिसका आपने बिल्कुल सही आंकलन किया। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। जी जिन हिंदी पे आए दर्शकों को, मेरे को आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इतनी दिलचस्प बातें बताई। सर, मन तो बहुत कर रहा था कि आपसे और लंबी देर तक बातचीत करूं, लेकिन समय की पाबंदी है, इसलिए मेरे को यहीं पे हमारी वार्तालाप को विराम देना होगा।
सर मेरा दिल से तहे धन्यवाद कि आप आए। आपने इतना अच्छा बताया कि पूना, महाराष्ट्र और भारतीय सेना का कितना लंबा रिश्ता रहा है और कितना अच्छा निर्णय है भारतीय सेना का अपनी वार्षिक एनुअल डे परेड जगह जगह पे करने का। और इस साल ये महाराष्ट्र का सौभाग्य है, पूना का सौभाग्य है कि एनुअल डे परेड 2025 इसी साल 15 जनवरी को पूना में होगी। धन्यवाद सर, मेरा दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जसविंदर, आपको और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मौका दिया आपके साथ में बात करने का, और मेरे दिल में जो भी चार बातें थी वो आपको बताने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जसविंदर। थैंक यू।